अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम कराची में मौजूद हैं। आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी मौजूद हैं। ये सीईओ हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के। हमने पहले भी आपको बताया स्कूल ऑफ लीडरशिप जो कि यूथ पे काम करता है, यूथ एम्पावरमेंट पे काम करता है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे काम करता है। इसके साथ-साथ सोसाइटी के अंदर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं और ये बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग कंपनी है। तो उनके सीईओ आज हमारे साथ मौजूद हैं, वकार अली। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे सर हैं? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग लतीफ़। थैंक यू सो इट्स मच। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे आपसे पूछना चाहिए आप कैसे हैं? सफ़र पे आप निकले हुए हैं, लोगों से आप मुलाकातें कर रहे हैं, सो अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम नॉट दिया। एट ऑल। आपका स्केड्यूल हमें पता है बहुत बिज़ी होता है, तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके। अच्छा वकार भाई, हमने ना एक अपने जो मुकामी बुरेवाला में एक छोटी-सी कम्युनिटी बना रखी है, जिसका नाम है सोशल एक्टिविस्ट कम्युनिटी बुरेवाला। उसके मुख्तलिफ़ मकासद हैं, उनमें से एक मकसद हमारा है कि एजुकेशन पे काम करना। एजुकेशन के अंदर स्टूडेंट्स को हम मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें काउंसलिंग हो गया, उनकी डिप्रेशन से कैसे आप निकल सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी, चूँकि माशाल्लाह वकार भाई से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। इसी वजह से एक वजह ये भी थी कि मैं वाईएलसी यानी कि यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में आया था 2021 में। वकार भाई का मैं फ़ैन था और जब उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया तो मैं और ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुआ, और ज़्यादा इनसे मुतासर हुआ। माशाल्लाह बहुत कमाल रखते हैं बोलने पे, तकरीर पे बहुत कमाल रखते हैं और अपनी बात पहुंचाने पे बहुत कमाल रखते हैं। तो यही वजह है कि आज फिर हम इनके पास तशरीफ़ लेके आए हैं। तो वकार भाई, चूँकि आप यूथ पे ज़्यादातर काम करते हैं, तो यूथ के हवाले से ही कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके पास, तो आपकी राय लेनी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हु इज़ वकार, के वकार अली कौन है और उन्होंने अपना सफ़र कैसे शुरू किया? अपने बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। यार सबसे पहले आपने बहुत मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बात कर दी। आई एम जस्ट मैं इसी आपने जो मेरे बारे में बात की है मैं उसी से शुरू कर देता हूँ कि मे बी बहुत सारे नौजवान इस चीज़ को सुने या इसको देख रहे हों। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी यंग बॉय who's just trying to figure things out in his life. That's हुँ, it. जो मेरी पोजीशन या इदारा, ये सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स लाइफ का पार्ट होती हैं। आप ज़िंदगी में किसी न किसी शोबे का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे आप अपने काम को पूरे खुलूस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप करते रहें, जी। तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट माई वर्क डिफाइंस मी। what defines me is the fact that I'm just a young boy. I'm about to turn 31. मैं 30 साल का हूँ, 31 का हो जाऊँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 2 दफ़ा किया है, एक दफ़ा नहीं किया। एक दफ़ा तब जब मैं पैदा हुआ था हुँ, और दूसरा तब जब मुझे पता चला था कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। हुँ, तो जब मुझे पता चला था कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं किसी और के अंदर कोई बेहतरी लाने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं हुँ, किसी और को कुछ सिखाने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं किसी और को जो है वो ये बताने के लिए पैदा नहीं हुआ कि दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। बट आई रियलाइज्ड इन 20 ए 20 2013 2014 2013-2014 में जाके मुझे कहीं एहसास हो गया था हुँ, कि मैं पैदा जो हुआ हूँ वो इसलिए हुआ हूँ कि मुझे अपने लिए, अपने बारे में, अपने किरदार से रिलेटेड, अपने इखलाक से रिलेटेड, अपनी वैल्यूज़ से रिलेटेड, अपने पर्पस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है। हुँ। और सिंस देन टिल डेट आई एम ओनली ऑन माई वे टू स्पीक टू माई सेल्फ बेटर डे बाई डे। क्या बात तो है! मैं रोज़ाना कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने आप से कोई बेहतर गुफ्तगू कर सकूँ, हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान अपने आप से बेहतर गुफ्तगू करता है तो वो जो है वो अपने अंदर कोई ना कोई बेहतरी लेके आ सकता है या लेके हुँ, आता है। तो मैं कोई भी ट्रेनिंग कराने जाता हूँ, मैं कोई भी सेशन कराता हूँ, कहीं पे भी कोई पब्लिक सेशन होता है, कोई पब्लिक कॉन्वर्सेशन होती है। अभी भी ग़ालिबन तुम आगे जो सवाल मुझसे करोगे, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जवाबात लोगों को एड्रेस करेंगे, बल्कि वो मेरी अपनी अक्कासी करेंगे या मेरा अपना आईना होंगे, और मुझे लगता है कि वो मैं अपने लिए ही दे रहा हूँगा जवाब। तो हुँ। आई टेल दिस टू एवरीवन एवरी टाइम आई गो अराउंड कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा भाई, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरी आदत ये ख़राब है कि मैं ज़ोर से बात कर रहा हूँ। क्या बात तो है! तो आपको वाह, आवाज़ आ वाह! रही है तो आप उससे अगर सीख सकते हैं, आपको समझ में आता है तो आप उससे सीखें। हुँ, सो मैं एक आम सा नौजवान हूँ। मैं तो मेरे घर में बैठे हुए हो, मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में रहता हूँ। हुँ,
और मैं बस अपने सफ़र पे हूँ, अपने आप को तलाश कर रहा हूँ, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये एक अल्लाह का बड़ा करम है कि कहते हैं कि बेदारी जो है वो बड़ा तोहफ़ा होती है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में गफलत से निकल के बेदारी में आया हूँ, बहुत सारे मामलात को लेके अभी भी गफलत में हूँ। उनके ऊपर अपने आप को, ऑफ कोर्स गफलत में हूँ तो नहीं पता कि कौन से मामलात हैं, लेकिन जिनमें बेदारी में आ गया हूँ उनमें कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को बेहतर बना सकूँ। बस मैं ये हूँ, दैट्स हु आई एम। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि तुमने मेरी पोजीशन बता दी है, मैं इदारा कौन सा किस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, एसोसिएटेड हूँ, ये भी तुमने बता दिया है। तो ये है वकार, दैट्स हु ही इज। क्या बात है वकार भाई, आपने एक बहुत बड़ी बात जो किया आपने कि मैंने खुद को पहचानने की कोशिश किया, मैंने खुद को पहचान लिया 2 दफ़ा आपने बोला कि मैं पैदा हुआ हूँ, अभी भी जारी है तो सफर। अभी अब वही मेरा क्वेश्चन था कि आप कहते हैं कि मैंने अभी खुद को पहचान लिया और पहचान रहा हूँ, क्या अभी भी वो सफ़र जारी है पहचानने वाला या पहचान चुके हैं? यार इंसान बड़ा गहरा है। आई थिंक इट वुड बी वेरी नईव ये इंसान की कम इल्मी या उसकी बेवकूफ़ी होती है कि उसको लगता है कि वो अपने आप को पहचान गया है। ये एक बेसिकली ये लोगों को लगता है कि इंसान जो है ना एक वो बड़े चेंज प्रोसेस से गुजरता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एक जो है वो बड़े रिवीलिंग प्रोसेस से गुजरता है। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे इंसान का एक्सपोजर बढ़ता है, जैसे जैसे उसको दुनिया मज़ीद देखने में आती है, वो दुनिया घूमता है, बेहतर से बेहतर चीज़ें देखता है, बेहतर से बेहतर लोगों से मिलता है, बेहतर से बेहतर इल्म हासिल करता है, वैसे वैसे वो अपने आप को अपने खुद के ऊपर रिवील करता रहता है, क्या बात, अपने आप को अपने खुद के ऊपर नाजिल करता रहता है कि यार अच्छा मैं ये हूँ, अच्छा मैं ये हूँ, ओहो मैं तो ये भी हूँ, ओहो मुझे तो ये भी आता है, ओहो मुझे तो ये भी पता है। अक्सर आप एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि यार ये तो मुझे बहुत पहले से आता था, यार ये तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे अंदर ही था बस। सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी इन विच यू get to know, you keep getting to know more about yourself until the time you are done. So ये एक बड़ा लंबा सफ़र है और ये मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी जाके मैं कम से कम ये बोल सकता हूँ कि यार मैं अपने आप को पहचान गया, क्योंकि then that day would be the day wherein my learning would become like the thing कि बस अब क्या करना है। तो ये तो एक ongoing process है और अभी तो मैं बहुत बहुत थोड़ा सफ़र किया है, मैंने बहुत थोड़ा सफ़र किया है, अभी बहुत बाकी है। अगर मुझे आज कोई नई चीज़ पता चले ना तो मैं समझूंगा कि यार मैं ओह ये मैं कहाँ पहुँच गया, बट 3 days डाउन द लेन मुझे लगेगा यार ये मैं कहाँ पहुँच गया। सो ये एक वो है ना, एक्साइटमेंट से डिसअपॉइंटमेंट का सफ़र है इंसान की ज़िंदगी कि एक पॉइंट पे वो बड़ा हाईली एक्साइटेड होता है कि उसको क्या ज़बरदस्त चीज़ पता चली है और उसी चीज़ को लेके 3 दिन बाद वो बोल रहा होता है अबे यार ये क्या चीज़ पता चली। फिर वो एक नए सफ़र पे निकल जाता है, फिर वो एक नए सफ़र पे निकल जाता है। तो इट्स लाइक रोलर कोस्टर राइड, इट गोज ऑन, इट नेवर स्टॉप्स अंटिल यू आर डन। क्या बात है। अच्छा वकार भाई, हमारे माशरे में ना एक मिथ बनी हुई है कि मेरे पास सिफारिश नहीं होगी या रिश्वत नहीं होगी तो मैं कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, मुझे कोई पोजीशन या कोई जॉब वगैरह नहीं मिल सकती। आप माशाल्लाह अभी 31 ईयर्स आपने बोला कि, और ये बहुत ज़्यादा एज नहीं, हमने देखा है कि जो सीईओज होते हैं वो बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं, काफ़ी सीनियर लोग होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास तो फिर बहुत तगड़ी सिफारिश होगी ना सीईओ बनने के लिए, तो वो कैसे सीईओ बने आप ज़रा बताइएगा, ताकि ये बात तो क्लियर हो कि ये बात सही है या गलत कि सीईओ बनने के लिए या तरक्की करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए रिश्वत और सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। यार देखो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं है कि लोगों की तरक्की के रास्ते में जो है वो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो मेहनत कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं सिफारिश का चक्कर चल रहा होता है, कहीं ना कहीं बूट लिकिंग अक्सर कहते हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो हो रही होती है। बट वो सिर्फ वो हकीकत नहीं है। सो मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बैठ के बोल दूँ ना नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये उन नौजवानों के साथ ज्यादती होगी जिनके साथ ये हुआ होगा। और मैं बड़ा, क्योंकि मैं काम करता हूँ आगे, तो मुझे ये बात मालूम है कि अक्सर जो है वो रेफरेंस, सिफारिश, पीआर ओवर पावर करती है कॉम्पिटेंस को। लेकिन यहाँ पे जो मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ ना, वो ये करना चाहता हूँ कि यार देखो, जब भी आपके रास्ते में कोई भी इस तरीके का बैरियर आए ना, जहाँ पे आपको ये पता चले कि यार आपकी कॉम्पिटेंस पे आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा और आपको सिफारिश पे किया जाएगा, आप अपना रास्ता बदलें।
मुझे पता है ये रास्ता मुश्किल होगा। मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप में तकरीबन 11 साल से ऑपरेट कर रहा हूँ। दिस इज माय 11th ईयर। मैंने एक डेकेड दिया है एसओएल को, बल्कि एसओएल ने अपना एक डेकेड दिया है मुझे। मैंने क्या दिया है एसओएल को, एसओएल ने मुझे अपना एक डेकेड दिया है। दिस वाज व्हेन 2000 आई केम टू एसओएल इन 2012। और मैं आया, मैंने कहा प्लीज मुझे कोई भी काम दे दें। और मुझे ना बहुत एक अजीब सी रेस्टलेसनेस थी और मैं एक बेचैन कैफियत के अंदर पहुंचा था। मैं मुझे कुछ भी देते यार, मैं बीबीए कर रहा था उस वक्त। तो मुझे जो काम मिला वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठने का, वॉलंटियर बनने का, लोगों के सर्टिफिकेट्स लिख के देने का, कॉल्स करके लोगों से ये अपडेट्स लेने का कि वो इवेंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था और मैंने किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझे बगैर मैंने हमेशा किया है और मैं आज भी इसी अप्रोच के साथ चलता हूँ। मैं सीईओ कैसे बना? मैं सीईओ जो है वो कहते हैं ना कि when no one is running for the race, then you become the champion. So I would not say, I think there were very highly competent people around me. और मेरे से पहले आप शिरीन आपा से मिले हैं, उमैर जालियावाला से भी मिले हैं। मेरे से बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क्स हैं जिन्होंने एसओएल को चलाया है। सो मैं when I became the CEO was right before 6 months before the COVID times. मैं कोविड से 6 महीने पहले ही इदारे का सीईओ बना था। और ऑफ कोर्स it was, ये वो कहते हैं ना, पागलपन लेने का शौक हर किसी को नहीं होता। स्कूल ऑफ लीडरशिप इज नॉट अ बिजनेस फॉर अस, it's a very dear cause, it's a very dear mission to us. So हमने उसको कारोबार की नज़र से नहीं देखा। हम उसमें बड़े नुकसानात भी उठाते रहते हैं, पागलपंती में रहते हैं, पाकिस्तान घूमते रहते हैं। अभी भी हम रिसेंटली इतने सारे वाइल्ड सीन से मिल के आए हैं। यू आर वन ऑफ देम माशाल्लाह से। आई एम हैप्पी कि मैं तुम तक नहीं पहुंचा लेकिन तुम मुझ तक पहुंच गए। तो ये जो पागलपन का सफ़र है ना, ये एक पागल टीम एक टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए उठाती है। सो वी आर वेरी अनकन्वेंशनल, वेरी अनऑर्थोडॉक्स। उन्होंने कहा ना सीईओज बड़े सीनियर होते हैं। हमारे यहाँ एक फलसफा है जिसको हम कहते हैं कि 30 के हो जाओ तो फिर सोचो कि तुम बाहर कैसे निकलोगे इदारे से, बिकॉज इट हैज टू रिमेन ए फॉर यूथ बाय यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नौजवान इस वक्त इदारे को चला भी रहे हैं वो कोई 22 साल का है, कोई 19 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 24 साल का है। क्या बात है। तो ये क्राइटेरिया की वजह से और पैशन और डेडिकेशन और उस काम को, उस मैडनेस को, उस रेवोल्यूशन को ओन करना was primarily my reason of becoming a CEO। और CEO हमारे यहाँ ना सिर्फ टाइटल है बार वालों को बताने के लिए कि तुम अभी मेरा नाम लगाओगे तो उसके नीचे लिख दो। that's the only sole purpose। हमारे यहाँ कोई सेपरेट CEO रूम नहीं बना हुआ, कोई अलग से नहीं बैठता, सब एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, एक जैसे काम करते हैं। तो जैसा एक सरबरा होता है कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो कोई एक बल्ली ले ले और फैसला करके बता दे कि क्या करना है। तो आई थिंक दैट्स द रोल दैट CEO हैज इन स्कूल ऑफ लीडरशिप। और तो मेरा सफ़र तो ये था। मैं थोड़ा सा डेविएट कर गया तुम्हारे सवाल से। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं सिफारिश नहीं की होगी। सिफारिश बुरी चीज़ नहीं होती, बगैर मेहनत के सिफारिश करते रहना बुरी चीज़ होती है। मैं तुम सब सोचो तुम एक इदारे में बॉस हो और मैं वहाँ पे काम करता हूँ और मैं वहाँ बहुत मेहनत करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आके बोलता हूँ सर प्लीज़ मैं ना एक प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में जाना चाहता हूँ सर, ये उसकी एप्लीकेशन है, मैं इसको भरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इसमें मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप HR को बोलें कि वो मेरा नाम पुट अप कर दें वाइल्सी वालों को। ये सिफारिश है ना, ये क्यों बुरी चीज़ है? इसमें मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन कहाँ पे है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ सिफारिश करना चाहते हैं। रेफरेंस पूरी दुनिया में चलता है, पर्सनल रिलेशंस पूरी दुनिया में मेंटेन होते हैं, नेटवर्क पूरी दुनिया में काम आते हैं। दुनिया ने पढ़ाया ना आपको, वेस्टर्न कल्चर ने पढ़ाया ना आपको कि यार योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये क्या है? ये रेफरेंस है ना यार। आपको रेफरेंस से काम भी मिलता है, आप रेफरेंस से दूसरों के पास जाते हैं, आप रेफरेंस से मुलाकातें करते हैं, आप रेफरेंस से कॉल्स करवाते हैं, आप कॉल्स करते हैं। लेकिन इस सब के अंदर अपने आप को प्रूफ तो करो, अपनी मेहनत तो करो आप। अच्छा, जो बगैर मेहनत के, अब मैं उनके लिए जवाब दे देता हूँ जो
जिनको ये तकलीफ होती है कि यार लोग सिफारिश पे आगे चले जाते हैं और मेहनत नहीं करते, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, अगर आप एक शादी में गए तो खुदारा खाना निकालते हुए अपनी प्लेट में देखें, दूसरे की प्लेट में ना देखें उसने कीड़ा डाला है या बिरयानी डाली है, ठीक है। अगर आप उसकी प्लेट में देखेंगे तो पीछे से आपकी प्लेट में भी कोई कीड़ा डाल के जाएगा और आपकी अपनी प्लेट पे नजर नहीं रहेगी। नंबर 2, पहली बात ये, तो अब आपका मसला, अब अगर आपने उसकी प्लेट में देखना बंद कर दिया तो आपका तो मसला खत्म हो गया, क्योंकि वैसे भी आपको उसकी प्लेट में देख के कोई खास अफाका नहीं हो रहा, आपका दिल ही जल रहा है और आप कोई अपनी जिंदगी में कोई मेहनत या अपनी जिंदगी में कोई अफाका क्रिएट नहीं कर रहे उस चीज से। दूसरी बात, जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, जो लोग, ये कुदरत का कानून है, ये मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, जो लोग, और ये अल्लाह का कानून है, जो मेहनत नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्या आपने मैं सवाल करता हूँ आपसे भी और जितने भी लोग देखेंगे इस इंटरव्यू को, क्या आपने बहुत पैसे वाले लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोगों को, बहुत बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों को बेचैन नहीं पाया? बिल्कुल, हमेशा पाया ना। बिल्कुल। आपको बज़ाहिर लगता है कि बंदा बहुत आगे निकल गया है, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। जो बगैर मेहनत के, जो बगैर एफर्ट करे, जो बगैर ईमानदारी के, जो बगैर अपनी वैल्यूज पे रहे, कोई भी चीज किसी और का हक मारने की कोशिश करेगा, किसी और का कुछ छीनने की कोशिश करेगा, वो कभी भी जिंदगी में बेहतर मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। तो आप, दूसरा तो चले, आप जिसको देख रहे हैं वो कर रहा है, वो कर रहा है, आप अपने अंदर झांक लें, कहीं आप भी उस रैट रेस में कहीं उसी तरफ तो नहीं भाग रहे कहीं। क्योंकि देखो सीधी बात है ना, ईमान क्या कहता है इंसान का, मेरा ईमान ये कहता है यार जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जो मेरा नहीं है वो किसी का बाप भी मुझे नहीं दे सकता। सही है। तो अगर मैं इस फलसफे पे और इस ईमान पे कायम हूँ, और अगर मुझे ये बात मालूम है कि रिस्क अल्लाह देता है, और मैं मुसलसल इसको दीवारों पे भी लिखता हूँ और किताबों में भी लिखता हूँ और जगह जगह पढ़ता हूँ और जगह जगह पढ़ाता हूँ, और बचपन से इस्लामियात में और पता नहीं कितने कोर्सेज के अंदर पढ़ता आया हूँ, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो इस जुमले का इम्तिहान तो तब है ना जब तुम्हें ये लग रहा हो कि कुछ तुम्हारा था और कोई तुम्हारे सामने से कोई वो लेके जा रहा, लेके चला गया, ठीक। अब तुम उसको बोलो ये लेके चला गया, ये सिफारे अल्लाह तूने मेरे साथ ही क्या किया, तो फिर वो ईमान कहाँ गया आपका? मैं सिर्फ ये बात, इसको फनल डाउन करने के लिए मैं सिर्फ छोटी सी बात बहुत, जवाब बहुत लंबा हो गया मेरा, आप इसको बाद में काट पीट कर दीजिएगा, बट जो छोटी सी बात है ना वो ये है यार कि तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा टाइम है। उस टाइम को इवैल्यूएट करो कि तुम्हारा हर लम्हा जो तुम गुजार रहे हो, क्या वो लम्हा तुमने अपनी बेहतरी के लिए सोचने में गुजारा, या वो लम्हा किसी और की जिंदगी को देखते हुए गुजार दिया? सही, क्या बात। इस लम्हे में तुम्हारी, एंथनी रॉबिन्स ने कहा था, मैं किताबें नहीं पढ़ता लेकिन मैंने एक जुमला पढ़ा था और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, वो अवेकन द जायंट विद इन, वो किताब है। मैं जब किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उस किताब को शुरू किया था, उसमें लिखा था, इट इज इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजंस दैट शेप्स योर डेस्टिनी। इट इज इन द मोमेंट्स ऑफ योर डिसीजंस दैट शेप्स योर डेस्टिनी। इसको करेक्ट भी कर ली, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही है, लेकिन आप इसको एक दफा देख लीजिएगा, लेकिन मुद्दा यही है उस जुमले का या उस बात का जो रॉबिन्स ने बोली थी। सो आप अपना लम्हा देख लें, अपना लम्हा इवैल्यूएट कर लें। लम्हे में बहुत कुछ हुआ है, लम्हे में अल्लाह ने बहुत कुछ किया है। हम लम्हे में पैदा हुए हैं, हमें हमारे पैदा होने के प्रोसेस को 9 महीने लगे, लेकिन हम पैदा एक ठक करके लम्हे में हुए। वो दैट पेन आवर मदर्स हैव गॉन थ्रू, इट वाज दैट, हम जिंदगी में आप पास्ट में देखते हैं ना, आप बोलते हैं यार वो एक दर्दनाक लम्हा था। प्रोसेस तो चलता रहता है लेकिन कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं, वो चेक पॉइंट्स वो लम्हे हैं जिनके अंदर आपकी डेस्टिनी शेप हो रही होती है। सो अपने लम्हे को इवैल्यूएट करें कि आपने क्या उसको सिफारिश को सोचने में गुजार दिया, क्या आपने किसी और को देखने में गुजार दिया कि वो जैसे भी गया ना यार, चोर बैठा है तो क्या करे, तुम्हारा काम नहीं है ना, तुम्हारा काम है अपने ऊपर फोकस करना, तुम अपना ईमानदारी से काम करो। अगर तुम फैसला ये कर रहे हो कि यार ये चोर है मैं भी चोरी कर लेता हूँ, तो एक गली में 5 चोर बैठने से ये फतवा नहीं मिल जाता कि छठा भी चोर होगा। तो अपनी कोशिश, अपनी एफर्ट जारी रखें, अपने अल्लाह पे ईमान रखें। आपको अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी दी, आपका सफ़र दिया, आपका हिसाब किताब दिया है, आपसे आपका सवाल होगा, आप उस पर मेहनत करें। क्या बात है। क्योंकि बात करें हम यूथ के बारे में, यंग लोगों के बारे में, तो स्ट्रगल की बात जब आ जाती है ना, जैसे आपने बोला कि बहुत जल्दी हम मायूस हो जाते हैं या दूसरों की तरफ देखने में लगा देते हैं, अपने पे बात नहीं करते,
तो जब स्ट्रगल का पीरियड होता है, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी लंबी स्ट्रगल की है, तो स्ट्रगल में ऐसा होता है कि नौजवान जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं स्ट्रगल में, तो उस वक़्त वो ना उन मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, मुकाबला नहीं कर पाते, उनको डील नहीं कर पाते और गिव अप कर जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो नौजवानों का आमतौर पे यही बना हुआ है ना कि चीज़ मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, सीधी लाइन में जाना पड़ेगा। हालाँकि उनको पता नहीं होता कि ऐसे जाना पड़ेगा। उस हवाले से क्या कहेंगे कि स्ट्रगल जो पीरियड होता है उसको कैसे डील किया जाए? यार, अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो, नौजवान गिव अप नहीं कर रहा, इस बात को समझना, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पहले एडवांस में माजरत कर लेता हूँ कि अगर किसी को ये लगे कि मैं उसकी ज़िंदगी के सरकमस्टांसेस के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा और अपनी ही कोई बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों के सरकमस्टांसेस होते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके हालात उनको इजाज़त नहीं देते। लेकिन ना, मैंने ज़्यादातर नौजवानों के साथ कॉन्वर्जेशंस करी हैं और उनसे पूछा कि यार वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के जवाबात तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो कितना वक्त लगा रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके जवाबात बहुत छोटे हैं। सही है। सो अब तो मुझे एक बात बताओ ना यार, देखो, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, चलो तीन तरह के लोग होते हैं, मैं इसको ऐसे समझ लेते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो चुपचाप एक बेसिक पढ़ाई करके या एक बेसिक स्किल सीख के उस शोबे में एक बेसिक काम करके एक बेसिक तनख्वाह घर ले जाना चाहती है, ठीक, और अपनी ज़िंदगी की जो थोड़ी बहुत नीड्स होती हैं उनको पूरा करना चाहती है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये पहली कैटेगरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक, अच्छे लोग होते हैं भाई, अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। हाँ जी। दूसरी कैटेगरी होती है जो थोड़े से डिटर्मिन्ड होते हैं, जो अपने स्किल को डे बाय डे बढ़ाना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर पोजीशन पे आके बेहतर से बेहतर तनख्वाह कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज से नवाजना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त है। ये एक तीसरे होते हैं, पागल होते हैं। इनको पैसे से गरज नहीं होता, इनको उस फील्ड की, उस शोबे की ना एक्सीलेंस को टच करना होता है, उसकी पीक को टच करना होता है, उसके पागलपन को टच करना होता है, उसकी मैडनेस को, उसके ग्लोब को, उसके यूनिवर्स को टच करना होता है। अब आप अपना पहले फैसला करें कि आप ये हैं या ये हैं, ठीक है? आप इन तीनों में से जो भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी के हालात देखते हुए, अपने सर्कमस्टेंसेस देखते हुए, आप कितनी सकत रखते हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये देखते हुए, ये सोचते हुए, आप ये आज मेरे अंदर ये जुनूनियत है क्योंकि मेरे शायद हालात ने मुझे कहीं ना कहीं अलाउ किया हुआ है कि मैं जुनूनियत पाल सकूं। हाँ, ना, आती पालो तो दरवाजे बड़े करने, तो मैं ये काम करने निकला हूँ, मुझे गरज नहीं होता, मैं ज़्यादातर लोगों से आपको तनख्वाह वगैरह पे बात करता हुआ नजर नहीं आऊँगा, अपने लिए भी मैं इतना पैसे की, लेकिन अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को अगर मेरे घर के हालात बिगड़ेंगे तो शायद मैं भी दूसरी कैटेगरी में आने का सोचूं। ठीक। तो इन कैटेगरीज में स्विच करते रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली कैटेगरी में रहते हुए तीसरी कैटेगरी का ख्वाब देखना प्रॉब्लम है। ठीक, सही है। सो लोग मेहनत पहली कैटेगरी वाली कर रहे हैं, लेकिन जो रोजाना पहुंचना चाह रहे हैं वो तीसरी कैटेगरी में पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक। इसलिए वो चीज अचीव नहीं हो रही और वो थक रहे हैं और वो गिव अप कर रहे हैं। किसी को ब्लॉगर, मैं ये इसको आप रिसर्च ही समझ लें, इसको ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस समझ लें या रिसर्च समझ लें। आप मेरे से 100 नौजवानों का सैंपल ले लें जिनसे मैं मिलाऊंगा, सैंपल पॉपुलेशन, और मुख्तलिफ जगहों पे मिलाऊंगा, और मैंने उनसे सबसे पहली बात जो पूछी वो ये पूछी कि क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने मुझे एक डिग्री का नाम बताया। दूसरी बात मैंने उनसे पूछी कि क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे कुछ अलग ही बताया। तीसरी बात मैंने उनसे पूछी कि जो बनना चाहते हो उस पर कितना वक्त लगाते हो और जो पढ़ रहे हो उस पर कितना वक्त लगाते हो। तो कहते जो पढ़ रहे हैं उस पर पूरा दिन गुजर जाता है, जो बनना चाहते हैं उस पर घंटा 2 लगा देते हैं। आप मुझे कंप्यूटर की दुनिया से उठ के ये बताएं कि जब तक इनपुट पूरा नहीं होगा तब तक आउटपुट पूरा कैसे होगा? नहीं होगा। सही है। अब आप जो पढ़ रहे हैं वो आप बनना नहीं चाहते, जो आप बनना चाहते हैं वो आप कर नहीं रहे। जो आप
पढ़ रहे हैं वो आपको लगता है आपका करियर है, जो आप बनना चाहते हैं वो आपको लगता है कि आपका करियर बन नहीं सकता। हाउ डज दैट मैच? डू यू कैन यू इवन मैच द इक्वेशन? इट डजंट मैच। चलो मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम जिंदगी में सच में अपने अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो, तुम उसको मत पढ़ो, तुम कुछ और पढ़ लो। लेकिन यार तुम अपने दिन का 12-12 घंटे एक ऐसी चीज पे लगा रहे हो जिसका तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारी रूह के अंदर तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो तुम कैसे ये उम्मीद रखते हो, तुम कैसे ये उम्मीद रखते हो कि यार तुम वो चीज अच्छी, तुम एक फुटबॉलर, एक क्रिकेटर, एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन, एक ट्रेनर, एक फिलोसोफर, एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर फॉर दैट मैटर, इनमें से कुछ भी बन पाओगे? सही। तो the time that you invest in something and what you really or who you really want to become in your life needs to match. ये इसके ऊपर, इस पे कोई वो ही नहीं है, मतलब इस पे कोई वो नहीं है, there is no absolutely no debate on this. सही है। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें गाली दे दूंगा, मैं किसी और को गाली दे दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा, मैं उसको, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसने मुझे बनने नहीं दिया, अब्बा ने मुझे किसी और डिग्री में डाल दिया था, ये कर दिया था। और मैं तो सच में बता रहा हूँ, मैं आई डोंट नो बट दिस इज गोना गेट लॉन्गर, बट लेट मी टेल यू वन क्विक स्टोरी, और शायद ये तुम्हारे सुनने वालों के लिए एक्सरसाइज बन जाए। जी जी जरूर। मेरे पास एक लड़की आई थी एक दफ़ा ऑफिस में, और वो कहती थी कि मैं लाइफ में बहुत आई एम स्टक। ठीक। तो मैंने उससे सवाल किया तो मुझे पता चला कि वो शी यूज्ड टू बी अ पेंटर, वो पेंट करती थी। तो मैंने उससे पूछा तुमने पेंटिंग क्यों छोड़ दिया? तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई तो वो गवर्नमेंट गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, प्रॉब्ली कहीं से डिग्री कर रही थी। तो वो कहती है मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं ना मेरी पेंटिंग छूट गई क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता था, और अब मुझे पढ़ाई में मज़ा नहीं आता, और मुझे एक्साइटमेंट और एडवेंचर नहीं है लाइफ में। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा तुम सुबह कितने बजे उठती हो? मैंने बोला 6:30 बजे। मैं उससे पूछा कि तुम कॉलेज के लिए कितने बजे निकलती हो? 7:30 बजे। उससे पूछा तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे घर से कितना दूर है? उसने कहा कोई 1 से 1.5 घंटा लगता है। सही। मैंने कहा वापसी आने में भी इतने टाइम की थी। मैंने कहा मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, तुम कुछ नहीं करो, तुम्हारी ज़िंदगी में जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलाती रहो। सिर्फ ये जो तुम्हारा कॉलेज जाने का टाइम है ना 1.5 घंटे का, या फिर उससे पहले जो तुम्हारे पास थोड़ा सा आधा 1 घंटा है सुबह उठने के बाद, सिर्फ इस टाइम में वापस पेपर पेंसिल उठा ले। तो उसने कहा अच्छा चले ठीक है मैं ट्राई करूँगा। 5-6 महीने गुजर गए। 5-6 महीने बाद द गर्ल केम बैक टू माई ऑफिस एंड शी सेड दैट यू हैव नो आइडिया हाउ एडवेंचरस माई लाइफ हैज बिकम अगेन। क्या बात। सिर्फ और मैं भी बहुत नाइल हूँ इस मामले में। मुझे भी पता है कि मैं अपनी जिंदगी में एक छुट्टी कर लेना तो अगला दिन लगता है कि शुरू से शुरू कर रहे हैं जिंदगी। कि यार आप पहले जरा अपने 24 घंटे को लिखें दो। जिंदगी में 24 घंटे हैं एक दिन में, अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं आपको चांद सूरज के बीच में जी। आप इमेजिन करें, चले आप 8 घंटे भी अगर आप पूरे के पूरे नेस्ती हैं ना तो आप 8 घंटे सो लें पूरा, सही है। उसके बाद भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं यार लाइफ में। आप उठा के निकालें ना, आप अपने पर्चे पे लिखें 16 घंटे में आप क्या कर रहे हैं। मैं नहीं मानता ये बात कि आप उस 16 घंटे में जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको उसका नतीजा नहीं मिल रहा। मैं नहीं मान सकता ये बात। मतलब मैं क्या नहीं मानता, मेरे अंदर मौजूद कुदरत ये बात नहीं मानती। एक जो कहते हैं ना समंदर में जो तूफान भी बन रहा होता है ना, वो तूफान भी इसलिए बन रहा होता है कि पानी अपने आप को वक्त दे रहा होता है। सही समझ रहे हो? सो तूफान भी नहीं बन सकता यार। सो यू हाउ आर यू से और ये मैं आपको सैंपल पॉपुलेशन से बता रहा हूँ कि मैंने ज्यादातर लोगों का जवाब ये पाया है कि बनना फुटबॉलर है लेकिन हफ्ते में 2 दफा फुटबॉल खेलते हैं। बनना क्रिकेटर है लेकिन हफ्ते में 1 दफा गली में जाके खेल के आ जाते हैं। बनना आर्टिस्ट है लेकिन हफ्ते में 1 आध दफा कलम उठा लेते हैं। भाई कैटेगरीज याद रखें जो मैंने आपको 3 बताई और फैसला कर लें कि आप कौन सी कैटेगरी है, उस हिसाब से उस शोबे को, उस काम को वक्त दें। आपको कोई इंसान उसका नतीजा नहीं देगा, आपको अल्लाह उसका नतीजा देगा। यू invest your time into something, you're gonna get a return on investment. And please
डू नॉट लुक फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। लोग अक्सर इसलिए भी गिव अप कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों का जो एक आउटपुट होता है ना, जो वो सोच रहे होते हैं, वो पैसा होता है। सही और वो उस चीज से नहीं मिल पा रहा होता। So when you run after excellence, money run after you। जब आप एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं तो पैसा आपके पीछे भागता है, लेकिन पैसे को आप तक पहुंचने में टाइम लगता है। सो आप लेकिन मुड़ के मत देखें आया या नहीं आया, आप एक्सीलेंस की तरफ ध्यान दें। मनी विल कम बैक, मनी विल कम टू यू एंड इट विल हिट यू बैक ऑन योर शोल्डर। क्या गया तो ये मैं आ गया, लेकिन आप मुड़ मुड़ के ना देखो आया नहीं आया, सदका दे के पलट के देख रहे भाई 3 हुए नहीं हुए। वाह क्या बात है। अच्छा वकार भाई, ज्यादातर ऐसा होता है कि नौजवान गोल भी सेट कर लेते हैं, ख्वाब देख लिया सीईओ बनना है मैंने, ख्वाब देख लिया मैंने कंपनी बनानी है, ख्वाब देख लिया मैंने कोई बहुत बड़ी जॉब हासिल करनी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के मामले में वो जीरो होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि मैंने बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, कॉन्फिडेंस पे काम ही नहीं कर रहा वो, तो ये बताइएगा कॉन्फिडेंस की वैल्यू क्या है कामयाबी में। और दूसरी बात ये कि क्या कॉन्फिडेंस एक ही बार में बिल्ड कर लेना काफ़ी है या हमें उस पर कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ओकेजनली डिफरेंट ओकेजन होते हैं ना, मैं अगर फर्ज करें स्कूल के बच्चों के सामने बोलूँ मुझे मसला ही कोई नहीं होता, लेकिन आपके सामने बोलते हुए मैं भी नर्वस हो रहा हूँ, या कहीं और बड़ी जगह पे जहाँ पर मेरे से भी काबिल लोग बैठे हों वहाँ पर बोलते हुए मैं शेक करने लग जाऊँ, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसमें इस हवाले से क्या बोलेंगे। और कभी आपने भी इस तरह से शेक किया है कि आप हमारे सामने तो बड़ा बोल लेते हैं, कभी ऐसा हो कि आपने आपसे सीनियर लोगों के सामने बोला हो तो आपको लगा यार थोड़ा सा डगमग हो गया काम। जिसको अपने दिमाग में खुदा बनाओगे उसके सामने काम जाओगे। सिंपल रूल ऑफ लाइफ। तुमने कहा ना मैं बच्चों के सामने बात कर लेता हूँ, आपके सामने प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तुमने ये कहा ना, इसका मतलब क्या है, जब तुम बच्चों के सामने बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो मौजूद है। अब कॉन्फिडेंस कहीं उड़ के चला तो नहीं जाएगा तुम्हारे अंदर से, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब तुम चलो मेरे पे नहीं रखते इस मिसाल को, मैं आपको लोगों पे रख के इस बात को समझा देता हूँ। हम ना लोगों को अपने दिमाग में खुदा बनाते हैं, लोगों को सर पे चढ़ाते हैं, लोगों को कंधे पे बिठाते हैं, लोगों को ये तुम इज्जत दे रहे हो ना मुझे, ये तुम मेरे सामने ये बोल रहे हो कि यार मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ, और मैं भी शायद इस तरह अपने 2-3 उस्तादों के सामने वो हो जाता हूँ। उस्तादों की इज्जत करना और उनकी इज्जत में थोड़ा सा कांप जाना एक और बात है, और किसी और के सामने बात ना करना और कांप जाना क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे कदरे बेहतर है, ये एक और बात है। सही, ये 2 फर्क बातें हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम जिसके आगे झुकना है उसको छोड़ के, उसने अपने आगे सिर्फ दिन में 5 दफा झुकने को कहा है, हम वो 5 दफा झुकने को छोड़ के दिन में 50 दफा पता नहीं किस किस के आगे झुकते हैं। ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे बेहतर है, ये मुझसे आगे, ये मुझसे ऊंचा, ये मुझसे अच्छा है, इसने क्या कपड़े पहने, ये क्या जबरदस्त दिख रहा है, इसका क्या जबरदस्त ये बात कर रहा है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं। तो अगर तुम्हारे सामने जो मौजूद है जिससे तुम बात कर रहे हो या जिसको तुमने एड्रेस करना है, अगर वो तुम्हारे दिमाग में इंसान से बढ़ के कुछ है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहीं भी काम नहीं आने वाला। ठीक, लोगों को लोग समझें, इंसान इंसान है। ये टाइटल्स, ये पोजीशंस, ये डेजिग्नेशंस, ये हमें मिल जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलती हैं, उसके बाद हट जाती हैं। सही है। लोगों को उनके टाइटल्स, उनके डेजिग्नेशन से हट के ऐसे देखें कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, वो भी कुछ जानते हैं, आप भी कुछ जानते हैं। ठीक है। हम इसके लिए एक टूल कराते हैं कॉन्फिडेंस की दुनिया में। उस टूल को 3 स्टेप्स में कराया जाता है। पहला स्टेप कहता है यू आर ओके, आई एम नॉट, स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। जो कुछ हो वो आप ही हो, और मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं आपके बिल्कुल झुक जाना, बिल्कुल अपने आप को गिरा देना, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं, अपने ऊपर कोई खुद एतमादी नहीं, स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। सब कुछ सामने वाले को ही समझना कि वो नीला बोले तो नीला, वो दिन बोले तो दिन, वो रात बोले तो रात। ठीक है, सही बोल रहा हूँ, हालांकि दिन दिख रहा है मुझे, लेकिन वो बोल रहा है ना सही बोल रहा होगा। स्टेट ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस। जो तीसरा स्टेप है वो कहलाता है आई एम ओके, यू आर नॉट। मैं बोलूं तो दिन, मैं बोलूं तो रात, मैं बोलूं तो नीला, मैं बोलूं तो पीला। स्टेट ऑफ एरोगेंस।
आई एम ओके यू आर नॉट, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज तीसरा, पहला है यू आर ओके आई एम नॉट, और इनके बीच में जो दूसरा है ना वो कहलाता है आई एम ओके यू आर ओके। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक है, कुछ आप जानते हैं, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ जो मैंने पहना है वो भी बेहतर है, कुछ जो आपने पहना है वो भी बेहतर है, कुछ जो आप कर रहे हैं वो भी बेहतर है, कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो भी बेहतर है। आप तालीमी इदारा चला रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बेहतरी कर रहे होंगे, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा हूँ, हो सकता है हम दोनों मिलके कुछ कमाल का काम कर लें। मैं एज अ ट्रेनिंग इदारा ये बोलूँ कि तालीमी इदारे बकवास होते हैं, आप एज अ तालीमी इदारा ये बोलें कि ट्रेनिंग इदारे बकवास होते हैं। मैं एज समवन हु बिलोंग्स टू, मे बी मैं अगर ई कॉमर्स की दुनिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं बोलूँ कि तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, उड़ा दो, सबको फेंक दो। अब इट्स एक्सट्रीमिस्ट, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव रखेंगे तो आप कभी भी जो है आप कहीं ना कहीं कोलैप्स जरूर करेंगे। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि यार अपने आप को भी बेहतर समझो और दूसरे को भी बेहतर समझो। इस दुनिया में हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा होगा, और आप बस अगर आप इस स्टेट में आ गए ना और अगर आपने ये बात समझ ली तो फिर आप कहीं नहीं कांपेंगे, फिर आप सिर्फ सजदे में कांपेंगे। सही है, तो कांपना आपने सिर्फ सजदे में, डरना आपने सिर्फ खुदा से। लोगों से नहीं डरे यार, क्या होगा, लोगों को आपकी बात नहीं समझ आएगी ना ज्यादा, बस ठीक है, कोई बात नहीं है। जरूरी तो नहीं है आपकी बात हर दफा हर किसी को समझ में आए, जरूरी तो नहीं है आपको हर दफा लोग ताली बजाएं, जरूरी तो नहीं है लोग हर दफा जबरदस्त बोले। Doesn't happen that way. Religion was never spread across the world that way. Cultures were never spread across the world that way. So difficulties are to be a part of your life. You have to accept that. There are going to be people who you will meet. ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलेंगे, जिनको आपकी बात समझ में आएगी। ऐसे लोग होंगे जिनसे आप मिलेंगे, जिनको आपकी बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन जिसको आपकी बात नहीं समझ में आए, आप उसके दरवाजे से बाहर निकल के उसको 2 गालियां दें, ये ज्यादती है। सही, ठीक। तो दुनिया को अपने अपने नैरेटिव में ना डालें कि सब मेरा जो मैं बोल रहा हूँ सब वैसे हो जाए। नो, कुछ दे कुछ पाए। ये लेन देन इल्म का शोबा है। इल्म जो है वो लेन देन पे चलता है। तिजारत सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तिजारत जो है ना वो इल्म की तिजारत है। क्या बात है, वाह। तो आप कुछ दूसरे सामने वाले को दे दें, कुछ सामने वाले से ले लें। अगर आप इस रवैये के साथ और इस खुलूस के साथ जाएंगे, कभी भी किसी के पास जाएंगे, कोई ये आपको हमेशा इज्जत मिलेगी, आपको लोग हमेशा इज्जत देंगे। और मैंने ये अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ काम किया है, मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों के साथ काम किया। मैंने कभी कहीं जाके ये कोशिश नहीं की साबित करने की कि यार मैं जानता हूँ और मैं अब आपको बताऊंगा कि कैसे चलेगा काम। और मैंने हमेशा अपने आप को ओपन किया है कि कुछ आप मुझे सिखाएं, कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। मुझसे अक्सर ट्रेनिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं और मेरे से बड़े लोग बैठे होते हैं, वो मेरे ऑडियंस होते हैं, वो मुझे सिखा देते हैं, वो मुझे बताते हैं वकारी जो आपने बात की, आपने गलत बात की, ठीक है सर मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। क्या बात। और मैं यार तुम्हें शेरी नापाए करती हुई मिलेंगी यार, मैंने इतनी दफा उनको देखा है। ये नियत होनी चाहिए। सो अगर आपको लग रहा है कि आप जाएंगे एंड यू विल बी एक्सट्रीमली परफेक्ट, देन इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज यू आर नॉट गॉड। Do not try to be a god while you are being a human. आप जब इंसान बन के एक जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा बनने की कोशिश ना करें। अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो कभी आप डरेंगे, कभी आप मरेंगे, कभी आप गिरेंगे। इन 3 बातों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। क्या बात है वकार भाई। कॉन्फिडेंस की कामयाबी में इम्पोर्टेंस आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है कामयाबी के लिए? कामयाबी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कॉन्फिडेंस। कामयाबी तक पहुंचने के लिए जिस प्रोसेस से आपने गुजरना है ना, उस प्रोसेस में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस से ज्यादा मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ज्यादा वो करूँगा, खुद एतमादी बहुत जरूरी है। अगर मुझे बताओ ना, तुम अपने आप को ही नहीं मानते तो दुनिया तुम्हें क्यों मानेगी? अगर तुमको खुद नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकते हो तो कोई क्यों बोले कि तुम कुछ कर सकते हो? ठीक ठीक सही। तो मुझे ये लगता है कि खुद एतमादी, अगर आप इट्स लाइक अगर आप अपने आप को खुद नहीं कह रहे कि यू कैन डू इट, तो प्लीज आप दुनिया में से किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपको सामने से आके बोलेगा कि यू कैन डू इट। खुद एतमादी से बढ़ के कुछ नहीं है। और कामयाबी, मुझे लगता है कामयाबी मिले ना मिले ये एक ऐसा आउटपुट है जो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आप अपने प्रोसेस में अपनी जान लगाएं। देखिए आप घर से निकलते हैं ना, बड़ी इसकी बेसिक मिसाल है, आप घर से निकलते हैं ना, आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आप श्योर होते हैं कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे?
आप श्योर तो नहीं होते कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप गाड़ी तो कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं जी ना। जी जी बिल्कुल। अगर आप ओ करके गाड़ी चलाएंगे तो ये तो डेफिनेट आप मंजिल पे नहीं पहुंच रहे। हाँ ठीक। कॉन्फिडेंस से चलाएंगे तो चांस है कि आप एक्सीडेंट बचा लेंगे। तो खुद एतमादी प्रोसेस में जरूरी है, सफर में जरूरी है, पहुंचने के, वहां पहुंचने के लिए नहीं, सफर के लिए जरूरी। पहुंचने का तो आपके इख्तियार में है ही नहीं, आपके इख्तियार में ये गाड़ी चलाने का अमल है, उसमें जरूरी है खुद एतमादी बहुत। सही, जबरदस्त। अच्छा वकार भाई, 3 चीजें हैं, पैसा, शख्सियत और काबिलियत, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज और क्यों? या आप कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें किस चीज को देनी चाहिए? मैं इंपॉर्टेंट छोड़ो, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ कि अगर ये सीक्वेंस में नहीं होगा तो कभी भी तीनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। शख्सियत को मैं बदल के किरदार कह देता हूँ, ठीक है? किरदार, काबिलियत, पैसा। ठीक। जिस इंसान में किरदार नहीं होता वो अपनी काबिलियत नहीं बढ़ा सकता, या उसने अपनी काबिलियत बढ़ा भी ली तो उसकी काबिलियत की कभी इज्जत नहीं की जाएगी। ठीक है। जो इंसान अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाएगा उसका पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक। ये मिसाल के तौर पे आप मुझे, चले मैं आपसे पूछता हूँ, एक शख्स जो बैंक लूटता है क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, काबिल नहीं होता? पैसा भी आता है उसके बिल्कुल। किस चीज की कमी है? किरदार की। इसलिए आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे। इसीलिए वो आपको, दुनिया में बेतहाशा लोग ड्रग्स बेच के, इलीगल काम करके बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, पुलिस से भी बचते हैं, गवर्नमेंट के साथ डील्स भी करते हैं, बहुत हाईली कॉम्पिटेंट होते हैं और उनके पास पैसा बेतहाशा होता है। लेकिन आपने वो इज्जत तो दी नहीं उनको माशरे में, या उन्होंने इज्जत तो बनाई नहीं माशरे में, या वो रोल मॉडल तो बने नहीं आने वाली जनरेशन के लिए। तो जो सबसे पहली चीज है ना, जो इंसान को, अगर वो अमर होना चाहता है, इटर्निटी में जीना चाहता है, यानी कि उसके चले जाने के बाद भी वो चाहता है कि उसको याद रखा जाए, आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके पैसे पे, उनकी काबिलियत पे याद नहीं रखते, आप उनकी शख्सियत पे याद रखते हैं। चलिए मैं और उससे बड़ी मिसाल देता हूँ आपको। आप अपने सबसे प्यारे अल्लाह के नबी को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उनको उनकी शख्सियत पे, उनको नबूवत से पहले 40 साल लोगों ने उनको उनकी शख्सियत पे, उनके किरदार पे सराहा, उनको सादिक और अमीन उनके किरदार पे, उनके तिजारत के अंदाज पे, उनके ताल्लुकात रखने के अंदाज पे, उनके रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, उनके क्रिटिकल थिंकिंग पे, उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी एडवाइजरी पे, उनकी काउंसलिंग पे, और द लिस्ट गोज ऑन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, who you are as a personality, who you are as a character। उसके बाद अच्छा, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है अल्लाह का। आप जैसी अपनी शख्सियत को उभारने के लिए काम शुरू करते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली अपनी काबिलियत बढ़ाने निकल जाते हैं। और जैसे ही आप अपनी काबिलियत बढ़ाने निकलते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या बात है। सो just that you start your journey from making yourself a fine character, write down your values। क्या वो जिंदगी में वैल्यूज हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? क्या वो खुलूस है जो कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने वर्कर्स के साथ दिखाओगे? तुम सिर्फ इस सफर पे निकल जाओ, बाकी की 2 चीजें खुद ही अचीव हो जाएंगी। क्या बात। मैंने, टाइम लगेगा बट मैंने यही देखा है। अच्छा वकार भाई, ज़्यादातर देखा जाता है कि हम जब अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो हम कंपैरिजन में चले जाते हैं। जब हम कंपैरिजन में जाते हैं तो एहसास कमतरी का हमें सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हमें नौजवानों को किस तरह से उसको डील करना चाहिए? कंपैरिजन बेहतर है या नहीं? इसका कोई हल नहीं है, ये इंसान की चॉइस है। ये इब्लीस हावी होता है इंसान पे। मैंने इसको हमेशा ऐसे ही हमने हमेशा कहानी हमने जो पढ़ी है, हमने जो देखा है, हम क्यों हैं जी, हम क्यों हैं इस दुनिया में, हम यहाँ क्यों पहुंचे, हमारा ईमान क्या कहता है। मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं उस ईमान पे चलता हूँ कि यार इट्स द फाइट, राइट, इट्स द फाइट। कि इब्लीस अल्लाह को बड़ा प्यारा था और अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वालों में से था। बस इंसान के आगे सजदा करने से मना किया उसने, और उसने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि जो शऊर, जो अकल तूने इसको दी है वो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यही है ना, अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा, इब्लीस को बोला जा इसको हिला ले, इसको जितना हिला सकता है इसको हिला ले, इसको जो करना है इसको सब करके देख ले। तो हम पे शैतान हावी होता है। जिस लम्हे में आप ये सोच रहे होते हैं ना
कि यार ये मुझे मिलना चाहिए था, ये इसको क्यों मिल गया, उस लम्हे में इब्लीस आप पे हावी है, याद रखिएगा। ठीक। ये उसकी फितरत है, ये आपकी नहीं हो सकती। मेरा ये इस पे ये जवाब है बस। ठीक। अच्छा वकार भाई, लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आपके ख्याल में कामयाबी क्या है? यार इट्स वेरी सब्जेक्टिव फॉर पीपल। और लोगों को लगता है कि कामयाबी जो है वो गाड़ी खरीदना है, या घर खरीदना है, या मोबाइल खरीदना है। मुझे लगता है कामयाबी जो है वो उस गाड़ी या उस घर या उस मोबाइल तक पहुंचने के प्रोसेस को एंजॉय करना है। मैंने बड़े लोगों को देखा है यार, वो बड़ी, मतलब मैं ओवर द ईयर्स लोगों से मिला हूँ, और 5 साल पहले, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट एज एन एग्जाम्पल, कि अगर मैं 5 साल पहले किसी से मिला था ना, तो 5 साल पहले उसने मुझे बोला था यार ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, और 5 साल ना वो इसी कॉन्स्टिपेटेड बिहेवियर के साथ करते करते 5 साल में उस गाड़ी तक तो पहुंच गया, लेकिन गाड़ी में बैठा तो मजा ही नहीं आया, इंजॉय नहीं किया। ये क्या है, मैं इसलिए 5 साल से परेशान था, बस ये इतना सा। और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने 5 साल पहले बोला कि यार कुछ मजेदार करेंगे, और मजेदार करते करते ना इस गाड़ी तक पहुंचेंगे। सही है। और जब वो 5 साल बाद उस गाड़ी तक पहुंचे, तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के बोला, पीछे लुक बैक किया उस गाड़ी में बैठ के कि यार मजा आया, पहुंचने में मजा आया, व्हाट्स नेक्स्ट। तो मुझे लगता है कि कामयाबी, सक्सेस इज टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू सक्सेस। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि हमारे अपने अंदर ना एक बड़ा बेहतरीन मुफ्ती मौजूद है, हमारे अपने अंदर एक बड़ा बेहतरीन फतवा मौजूद है, हमारे अपने अंदर एक बड़ा बेहतरीन इस्तिखारा होता है। सबसे बेहतरीन इस्तिखारा अपने आप से है। अगर तुम खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम्हें कोई और क्या बोलेगा। सो मुझे लगता है कि इस आवाज तक पहुंचना कामयाबी है, इस सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंचना कामयाबी है, अपने आप से सिंक हो जाना। जैसे आप होता है ना, अभी आपने मेरे माइक लगाया हुआ है, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ हुआ है, तो ये सिंक हुआ हुआ है। तो इस माइक की कामयाबी अपनी डिवाइस, अपने पैरामीटर के साथ ये है कि ये एक सिंक में है। और अब समझ लो कि ये एक है, आपकी एक आवाज है, और एक ये आवाज है जो आपको आ रही है मेरी इस वक्त, और एक वो आवाज है जो मुझे आ रही है। वो भी ऐसी सुनने में ऐसी है, लेकिन वो मुझे आ रही है, वो मेरे अंदर आ रही है, जो मुझे जवाब देने पे बता रही है, ये जवाब दो, ये जवाब दो, ये जवाब दो। इस रियलाइजेशन पे पहुंच जाना, या इस सिंक पे पहुंच जाना अपने आप के साथ, आई थिंक दैट्स, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह। वकार भाई, आपने एक क्वेश्चन किया कि प्रोसेस को एंजॉय करना, तो वो फिर हमारी बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ होता है, यार प्रोसेस को एंजॉय करना, प्रोसेस तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर फर्ज करें आपने बोला कि गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अप्स एंड डाउन भी आएंगे। तो वो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, नौजवानों को खासतौर पर, उस प्रोसेस को कैसे एंजॉय, उसका क्या मतलब है एंजॉय करने का प्रोसेस को? तो वहाँ पर तो बड़ी मुसीबतें होती हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं, रात को जागना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर आपके सोसाइटी के अंदर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें एंजॉय कहाँ से आ गया, ये सवाल होता है। अच्छा देखो, लोगों को ना एंजॉय की डेफिनेशन क्या है लोगों के पास? एंजॉय की डेफिनेशन ये है कि हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, ओ जबरदस्त। एंजॉय की डेफिनेशन ये नहीं है भाई। एंजॉय की डेफिनेशन है दैट यू आर गोइंग थ्रू a lot of pain, you're going through a lot of grill, you're going through, कोयला जो है ना वो हीरा बनने के प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता है शदीद गर्मी में। या सो यू हैव टू, आप घिस रहे ना अपने आप को, आप पागल हुए में, आप बोल रहे हैं यार I don't know what I'm gonna get in life, but I know that I am on a trip. I am driving, I am traveling, I am on the flight. I am doing something. मैं दिन रात कुछ कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा वक्त कहीं लग रहा है मुसलसल, और उसमें मेहनत है, उसमें गर्मी है, उसमें धूप है, उसमें शिद्दत है, उसमें फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं, उन नाकामियों में गिरना, उन नाकामियों में गिर के अपने खुदा को ढूंढना और उनमें उठना, दैट्स एंजॉयमेंट। उसको सस्टेन कैसे करना है, ये यानी कि रास्ते पर रहना कैसे है? ईमान सस्टेन करता है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता। फेथ इज द ओनली पिलर टू कीप यू स्टैंडिंग।
ठीक। That's it. There's nothing that can keep you standing other than faith. Don't have you not seen the COVID times? लोगों को लगता था कि faith नहीं है, लोगों को लगता था कि ये तो हमारा पैसा है, ये तो हमारी गाड़ियां हैं, ये तो हमारे बंगले हैं जो हमें खड़ा रखते हैं। कहाँ गया कोविड में सब कुछ? बड़ा बड़ा पैसा जिंदगी नहीं खरीद पाया, बड़ी बड़ी जाने ले गया। आपने भी रिसेंट देखा ना कि the Ocean Gate incident, how in a submersible 5 people who passed away. Look at the level of money that was involved in it. Absolutely crazy. But people who were, and even people who were searching for it, जो लोग उसको ढूंढ रहे थे ना, वो पैसे से नहीं ढूंढ रहे थे, वो इस ईमान से ढूंढ रहे थे कि ये मिलेंगे। क्या बात। So there's just faith at the end of the day that keeps you standing, and nothing else. क्या बात है। लास्ट में वकार भाई कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? भाई आप, सीधी सी बात है, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम अपनी बातें करते रहेंगे। आपको लगेगा, अक्सर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंडसेट बोलता है हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बकवास करते रहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब हम अपनी बातें करते रहेंगे, अपनी बकवास करते रहेंगे। आपके पास जिंदगी में चॉइस, आपको जो करना है आप वो करें, आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको कोई पुश नहीं कर रहा कि ये करो, जबरदस्ती करो। बस ये याद रखें कि आप जो चूज करेंगे आपको मिलेगा वही। आप मेहनत चूज करेंगे, आपको मेहनत का नतीजा मिलेगा। आप खबासत चूज करेंगे, आपको खबासत का नतीजा मिलेगा। आप सारा दिन बैठ के सिर्फ गंदा कंटेंट और मीम्स शेयर करना चूज करेंगे, आपको जिंदगी में वही नतीजा मिलेगा। और शायद आपको आज ना दिखे, आपको अपनी आने वाली नस्लों के अंदर ये दिखे। तो आप जो भी कंटेंट देख रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस चीज़ पे भी एफर्ट लगा रहे हो, या आपका वक्त जिस चीज़ में ज़्यादा जा रहा हो ना, ये बात याद रखिएगा कि वो आपके आने वाली नस्लों का हिस्सा बनने जा रहा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड टेल यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर फॉर योरसेल्फ। और आपको तो अल्लाह ने चॉइस दी है यार, मैं कौन होता हूँ आपको पुश करने वाला कुछ भी करने के लिए। आपके पास अजान से लेके दुनिया में आप जो भी करना, अजान की नमाज से लेके दुनिया में आप जो भी करना चाहते हैं, उस सब के लिए आपके पास एक एक चीज़, एक एक काम की चॉइस है। आप जो करना चाहते हैं आप वो करें। बस ये याद रखिएगा कि जो आप चूज़ करेंगे वही आपकी ज़िंदगी का आने वाला फेट या आपके आने वाले वक्त की डेस्टिनी बनेगी। दैट्स ऑल आई वांट टू से। बहुत शुक्रिया अबकार भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत से पॉइंट्स मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ जो लर्निंग बेस्ड हैं, और बहुत अच्छे लगे मुझे पॉइंट्स, बहुत मुतासिर किया मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।